These are the 300 questions for tomorrow's NEET paper from my friend in Sikar. Send them to the hostel girls. सोचिए, 2 मई 2026 को केरला के एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपने पिता को व्हाट्सएप पर एग्जैक्टली यही मैसेज भेजा है। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक छोटी सी घटना से शुरू करेंगे जिसने आगे चलकर पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी। ये कोई मामूली टेक्स्ट नहीं था, बल्कि एग्जैक्टली उस पल का सबूत था जब इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम फ्रॉड पकड़ा गया। तो स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम 2026 के इस मासिव नीट एग्जाम लीक की पूरी पेपर ट्रेल को मेटिकुलसली ट्रैक करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक इतना हाईली सिक्योर नेशनल लेवल का टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी दोस्तों। अब इस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ टेस्टिंग एजेंसी लगातार ये दावा कर रही थी कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ घूम रहा है जिसमें कुछ सवाल मैच हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उस स्टूडेंट के पिता ने खुद पेपर वेरीफाई किया तो नतीजा क्या निकला? बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल एकदम परफेक्ट अनब्रोकन सीक्वेंस में मैच कर रहे थे। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल बिल्कुल वही थे। मतलब इतना बड़ा इत्तेफाक तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है ना। और ये नंबर ना इस पूरे स्कैम का स्केल बताता है। 22 लाख। जी हां, 22 लाख से ज्यादा एस्पायरिंग डॉक्टर्स का फ्यूचर, उनकी सालों की मेहनत इस एक एग्जाम पर टिकी हुई थी। इन्हीं मैसिव स्टेक्स और उन पक्के सबूतों के चलते आखिरकार हिस्ट्री में पहली बार नीट एग्जाम को कैंसिल करना ही पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं इस लीक का पूरा जियोग्राफिकल और लॉजिस्टिकल सफर। आखिर ये डॉक्यूमेंट देश भर में फैला कैसे? ये पूरा नेटवर्क किसी कॉर्पोरेट सप्लाई चेन से कम नहीं था। स्टेप 1, महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर फिजिकली चुराया गया और स्कैन हुआ। फिर स्टेप 2, वहां से ये पहुंचा सीधा गुड़गांव, जहां किसी को शक ना हो, इसलिए इसमें कुछ और सवाल मिलाकर 410 क्वेश्चंस का एक गेस पेपर तैयार किया गया। उसके बाद 26 अप्रैल को ये पहुंचा राजस्थान, जहां जमवारामगढ़ के बीवल ब्रदर्स को ये बेचा गया। और फाइनली सीकर में एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट के जरिए 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पेपर बांट दिया गया, एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए, ये क्राइम कितना ट्रांजैक्शनल बन चुका था। नासिक में शुभम खेरनारी ने इसकी कॉपी सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन आगे इसकी सॉफ्ट कॉपी 15 लाख में बेची। गुरुग्राम आते आते वही गेस्ट पेपर 30 लाख का हो गया। फिर सिकर में राकेश कुमार मनवारिया ने इसे 5 लाख में खरीदा और आगे बच्चों को रिटेल प्राइस पर बेच दिया। यहां तक कि केरला के एक स्टूडेंट ने इस गेस्ट पेपर के लिए 50,000 रुपए दिए। सोचिए, 1 लाख रुपए की इनिशियल रिश्वत कैसे एक मल्टी लाख अंडरग्राउंड इकोनॉमी में बदल गई। अब आपको लग रहा होगा कि किसी ने जल्दी से मोबाइल से फोटो खींच ली होगी, राइट? बिल्कुल नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने मोबाइल कैमरास को पूरी तरह अवॉइड किया ताकि बेसिक डिटेक्शन से बचा जा सके। उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स यूज किए ताकि कॉपीज एकदम परफेक्ट आएं। और तो और डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स में एक डेडिकेटेड शैडो सर्वर तक बना डाला। उन्होंने स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को धोखा देने में पूरी तरह कामयाबी हासिल की। ये इसेंशियली एक पूरा प्री प्लान्ड डिजिटल हाइस्ट था। अब आते हैं अथॉरिटीज के रिस्पॉन्स पर। देखते हैं कि जब इस मैसिव ब्रीच का खुलासा हुआ तो शुरुआत में हमारे सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया। तो जब उस स्टूडेंट के पिता ने सबसे पहले सिकर के उद्योगनगर पुलिस स्टेशन जाकर ये बताने की कोशिश की कि भाई देखिए सवाल एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, उन्हें क्या जवाब मिला? अफवाह मत फैलाओ। बस पुलिस ने शिकायत पर ध्यान ही नहीं दिया। ये साफ दिखाता है कि शुरुआती दौर में अथॉरिटीज कितनी लापरवाह थी। लेकिन स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच ने एक बहुत क्रूशियल पॉइंट सामने रखा। व्हाट्सएप मैसेजेस पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा हुआ था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले ही पेपर सर्कुलेट होना शुरू हो चुका था। 1 हफ्ते पहले गुड़गांव के डॉक्टर ने इसे राजस्थान भेजा, 2 मई को फाइनल लीक व्हाट्सएप पर आया और आखिरकार इतने भारी प्रेशर के बाद 12 मई को एनटीए ने ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल किया। जैसे ही सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया, बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस और कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए जिनकी इम्पार्शियल जांच होना बेहद जरूरी है। सोर्स मटेरियल यहाँ कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस पर ध्यान दिलाता है। उदाहरण के तौर पर अक्यूज दिनेश बेवाल को बीजेपी यूथ विंग का मेंबर बताया गया है और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ उनकी कैंपेन फोटोज भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि बेवाल ब्रदर्स को 1 महीने पहले ही लीक का पता चल गया था। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन्हीं ब्रदर्स की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर कर लिया था।
अब बिना किसी पक्षपात के अगर देखा जाए तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेटर्स को ऑब्जेक्टिवली और थॉरली स्क्रूटिनाइज करना ही पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन में रुकावट कैसे आई, ये देखिए। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स क्लेम करते हैं कि पेपर वहां से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नासिक से निकला। वहीं दूसरी तरफ नासिक पुलिस के डीसीपी डायरेक्टली इस बात को बेसलेस बताते हैं। उनका क्लेम है कि वहां ऐसा कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। तो एसेंशियली दोनों स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स आपस में ब्लेम गेम खेलने में लगे हैं और जांच अटक गई। पर सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है पता है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अगर हम बस 2 साल पीछे जाएं, 2024 के एग्जाम में, तब भी एग्जैक्टली यही पैटर्न था। पैसों के लिए पेपर एग्जाम से पहले बिका, अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 बच्चों के परफेक्ट 720 स्कोर आए। उस वक्त भी भारी प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सीबीआई इंक्वायरी हुई और नतीजा कुछ माइनर अरेस्ट्स हुए, उन्हें बेल मिल गई और टेस्टिंग एजेंसी के अंदर जीरो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ। प्रैक्टिकली नथिंग चेंज्ड। अब जब रीटेस्ट अनाउंस हो ही चुका है तो थोड़ा रुककर उस ह्यूमन कॉस्ट को समझना जरूरी है जो इन कैंडिडेट्स को चुकानी पड़ रही है। और आइए देखते हैं कि उनके पास प्रैक्टिकली और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखिए, एजेंसी ने कह दिया कि रीटेस्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, पर इस सवाल का क्या कि इस पूरे प्रोसेस की जो इमेंस मेंटल और इमोशनल कीमत है वो कौन भरेगा? उन महीनों की उड़ी हुई नींद, कुर्बान की गई सोशल लाइफ और फैमिलीज पर जो इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन आया है, आखिर उनकी भरपाई कैसे होगी? ऐसी भारी निराशा और हेल्पलेसनेस के दौर में ये थॉट एक बहुत जरूरी रिमाइंडर का काम करता है। स्टडी टू बी केपेबल, नॉट जस्ट सक्सेसफुल। डोंट चेस सक्सेस, परसू एक्सीलेंस एंड सक्सेसफुल फॉलो। ये लाइनें याद दिलाती हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम किसी भी स्टूडेंट की काबिलियत या उनके पूरे आने वाले फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। और सोर्सेज हमें यही समझाते हैं कि मेडिसिन और इंजीनियरिंग से आगे भी दुनिया बहुत बड़ी है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, UI/UX डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे नए फील्ड्स, ये सभी आज के दौर के बेहतरीन और ल्यूक्रेटिव करियर पाथ्स हैं। ऐसे सेकेंडरी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना एक काफी स्मार्ट मूव हो सकता है, जहां मेहनत का सही फल मिलता है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। अगर हमारा सिस्टम ऐसे ही बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के चलता रहा, तो क्या आने वाले सालों में भी एक ऐसी ही नई जनरेशन का फ्यूचर सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को बेच दिया जाएगा? इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवाज उठाना अब ऑप्शनल नहीं रहा। सोचिए जरूर इस बारे में।